नमस्कार दोस्तों, दिशा राइज ऐप में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के 5th चैप्टर जैव प्रक्रम के अंदर मानव में परिवहन को समझाएंगे। बहुत ही सरल और सहज भाषा के अंदर नोट्स आपके सामने उपलब्ध हैं। मनुष्य में वहन जिस प्रकार से किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है, या हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी परिवहन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें रुधिर से हम रक्त कहते हैं, वो हमारे शरीर में परिवहन का मुख्य साधन है। मानव में परिवहन, हमारे शरीर में परिवहन का कार्य संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न प्रकार की रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। इन रक्त नलिकाओं में रुधिर बहता है। इन रक्त नलिकाओं में रुधिर बहता है, रक्त बहता है, जिससे विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है हमारे शरीर के अंदर। तो अब देखिए, ये 3 प्रकार की होती हैं रक्त नलिकाएं। 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम धमनी, सिरा और केशिकाएं। धमनी, सिरा और केशिकाएं, 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। धमनी, जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है तो इसका मतलब क्या है कि धमनी हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती हैं, क्योंकि हृदय के अंदर ही शुद्ध रक्त पाया जाता है, जहां से शुद्ध रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। और वो किसके माध्यम से पहुंचता है धमनी के माध्यम से। तो जहां धमनी की बात आती है, वहां पर हमें समझना चाहिए कि वहां शुद्ध रक्त की बात है। दूसरी बात, सिरा। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। सिराएं, अशुद्ध रक्त की बात आती है तो सिराएं शरीर की प्रत्येक कोशिका से हृदय तक रुधिर को लाने का कार्य करती हैं। तो आप समझ गए होंगे सिरा और रुधिर के अंदर अंतर भी। और सिरा अशुद्ध रक्त से जुड़ी हुई है और रुधिर धमनी शुद्ध रक्त से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, वे रक्त नलिका वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक लेके जाती है, हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती हैं, धमनी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनी कहलाती हैं। जैसे महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी आदि। महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी आदि। इसी प्रकार सिराएं शरीर की कोशिकाओं से हृदय तक रुधिर को लेके आती हैं। वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं। कहाँ तक लेकर आती हैं? हृदय तक लेकर आती हैं। ये सिराएं कहलाती हैं, जैसे महाशिरा और फुफ्फुसीय सिरा आदि। महाशिरा और फुफ्फुसीय सिरा आदि। केशिकाएं, वे रक्त नलिकाएं जो धमनियों को सिराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं केशिकाएं। आपस में जोड़ते हैं, उन्हें केशिकाएं कहते हैं। धमनी और सिरा में अंतर। तो धमनी देखिए बच्चों, हम बात करते हैं धमनी की, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। हमारे हाथ के अंदर आप देख लीजिए, जो आपको नीले नीले रंग की नसें दिखाई देती हैं, वो नीले नीले रंग की रसें सिराएं होती हैं। अब आप एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये नीले रंग की हैं, मतलब थोड़ी डार्क हैं। तो किस कारण से डार्क हैं? तो एक सीधा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए डार्क है। बाकी ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अपन बता सकते हैं कि जो हाँ नीले रंग की जो हैं वो क्या हैं? सिराएं हैं। और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जो इनके नीचे पाई जाती हैं। इस प्रकार से अब धमनी और सिरा में अंतर भी हमारे को समझ में आ गया है कि धमनी और सिरा में अंतर क्या है। कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है
और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरी बात है कि देखिए, हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाला रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। दूसरी बात, धमनियों की जो मोटाई होती है वो शिराओं की तुलना में कम होती है। धमनियों की मोटाई शिराओं की तुलना में कम होती है। शिरा की तुलना में धमनी की मोटाई पतली होती है। मतलब शिराएं अधिक मोटी होती हैं जबकि धमनियां पतली होती हैं। शिराओं की मोटाई अधिक होती है। इसकी आंतरिक गोलाई कम होती है। धमनियों की जो आंतरिक गोलाई कम होती है, मतलब इनकी आंतरिक गोलाई कम होगी तो सीधी सी बात है बच्चों, इनका रक्तचाप भी अधिक होगा, इनमें रक्त प्रेशर के साथ से बहेगा। जबकि शिराओं की आंतरिक मोटाई गोलाई अधिक होती है तो इनमें रक्तदाब कम होता है। इनमें रक्तदाब कम होता है। इनकी आंतरिक गोलाई कम होती है और इनकी आंतरिक गोलाई अधिक होती है। तो स्पष्ट है, सामान्यतः इसमें रक्तदाब उच्च होता है और इसमें रक्तदाब कम होता है। सामान्यतः इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है। इसमें O2 युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रभावित होता है और इसमें CO2 युक्त रक्त प्रभावित होता है, क्योंकि अंगों से जो रुधिर आता है उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है। इस प्रकार से आपको समझ में आया कि धमनी और शिरा में अंतर। अब आता है मानव हृदय। मानव हृदय, मानव हृदय के बारे में आपने काफ़ी सुना है और काफ़ी आप परिचित भी हैं मानव हृदय के बारे में, जिसे आप कहते हैं दिल। और जो आप के दिमाग में इसकी जो डायग्राम बना हुआ है वो वास्तविक डायग्राम से कहीं मैच नहीं खाता और वास्तविक डायग्राम से उसका कोई ही मैच नहीं है। अपन जो बनाते हैं वो एक भ्रमिक डायग्राम है और उसके अंदर जो तीर का निशान बनाना वो तो एक बहुत ही बड़ी मतलब अकल्पनीय बात है कि उसमें जैसे आप हृदय का डायग्राम ये बनाते हैं और इसमें फिर तीर का निशान। तो इस प्रकार का कोई डायग्राम हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। हृदय का जो आकार होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसका जो कार्य है वो एक पंप की समान कार्य करता है। पंप का मतलब आपने जैसे पानी की मोटर देखी होगी कि पानी को ऊपर पहुंचाना, नीचे से खींचना और पानी को ऊपर पहुंचाना। इसी प्रकार से हृदय भी एक पंप के समान कार्य करता है और ये एक मार्शल अंग होता है जो हमेशा अपना कार्य 24 घंटे अपना कार्य करता रहता है। ये धड़कता रहता है। अगर इसने धड़कना बंद कर दिया तो जिंदगी अपनी खत्म है। इसलिए यह अंग एनी टाइम 24 आवर्स अपना कार्य करता रहता है। तो अब देखिए, हृदय एक पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग, जिसकी संरचना हमारी बंद मुट्ठी के आकार जैसी होती है। बंद मुट्ठी। ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाई युक्त रक्त को मिलने से रोकने के लिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से रोकने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के क्वार्टर बने होते हैं या कोष्ठ बने हुए होते हैं। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ बने हुए होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ऊपर नीचे वाले कोष्ठों के हिसाब से आप याद रखना, आलिंद और निलय। निलय का मतलब नी नीचे, आलिंद ऊपर। नी को याद रखोगे, निलय हमेशा नीचे पाए जाते हैं तो आलिंद हमेशा ऊपर पाए जाएंगे। दूसरी बात आती है दायां आलिंद बायां आलिंद। तो दायां आलिंद अपने दायां हाथ की तरफ, बायां आलिंद अपने बायां हाथ की तरफ।
दायां नीले अपने दायां हाथ की तरफ और बायां नीले अपने बाएं हाथ की तरफ। जब भी आप बुक्स में रीड करते हैं तो ध्यान रखना कि जिस साइड में अपन बुक्स को पढ़ रहे हैं उसी का दायां दायां और बायां बायां पढ़ना है। तो देखिए आप कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त को अलग रखने के लिए कोटर बने हुए होते हैं। मिलने से रोकने के लिए यह कई कोष्ठकों में बटा हुआ होता है, जिनका कार्य शरीर के विभिन्न भागों के रक्त को इकट्ठा करना और फिर पंप करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना। ये हृदय का कार्य है कि ये पंप की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि हृदय किस प्रकार की संरचना। देखिए ये हृदय अपना हृदय इस प्रकार का होता है। ये एक पेशीय संरचना है, पेशीय अंग है जो हमेशा आवाज निकालता रहता है और इसकी आवाज होती है लब धब लब धब। तो आपको समझ में आया होगा। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अपने अपने हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। दायां आलिंद यह शरीर के ऊपरी और निचले भाग से यह शरीर के ऊपरी और निचले भाग से रक्त को इकट्ठा करता है और फिर उसको पंप करता है। पंप द्वारा दायां नीले को भेज देता है। और किसमें भेज देता है? दाएं नीले को भेज देता है। नीले हमेशा नीचे पाया जाता है, ध्यान रखना। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हृदय कहाँ होता है। हृदय हमारे वक्ष स्थल के अंदर जो पसलियां होती हैं उनके अंदर जो पिंजरा होता है पसलियों का, उस पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहता है। ये काफी सॉफ्ट अंग है। तो दाएं नीले को भेज देता है। दायां नीले यह रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में भेज देता है। वहां पर रुधिर को ऑक्सीकरण करने के लिए भेज देता है, ऑक्सीजन युक्त करने के लिए वहां से ये फेफड़ों में भेज देता है। उसके पश्चात बायां आलिंद, बायां आलिंद की बात करें हम। बायां आलिंद यह रक्त को फुफ्फुस सिरा के द्वारा लाया जाता है। यहाँ पे रक्त को किसके द्वारा? फुफ्फुस सिरा से के द्वारा लाया जाता है और यह रक्त को इकट्ठा कर बाएं नीले में भेज देता है। यह रक्त को इकट्ठा करके कहाँ भेजता है? बाएं नीले में। कहाँ भेजता है? बाएं नीले में। बायां नीले बायां आलिंद से भेजे गए रक्त को महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर तक संचारित कर देता है। इसका मतलब बाएं नीले में O2 युक्त रक्त होता है, O2 युक्त रक्त होता है, जबकि दाएं नीले के अंदर CO2 युक्त रक्त होता है। मानव हृदय की कार्य विधि आपने समझा क्या? कि बायां आलिंद के अंदर फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा जो रक्त लाया जाता है उसे बाएं नीले में भेज दिया जाता है और बाएं नीले में कैसा रक्त होता है? O2 युक्त, ऑक्सीजनीकृत युक्त रुधिर होता है, जिसे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक भेज दिया जाता है। मानव हृदय का कार्य विधि, मानव हृदय की कार्य विधि, किस प्रकार से मानव का हृदय अपनी क्रिया विधि संपन्न करता है। दाएं आलिंद में विऑक्सीजनी रुधिर शरीर से आता है। दाएं आलिंद में विऑक्सीजनी कृत रुधिर शरीर से आता है तो यह संकुचित होता है। तो यह संकुचित होता है, मतलब ये गति करता है, संकुचित होता है, जिससे क्या होता है कि दाएं नीले के अंदर स्पेस बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है और वहां से रुधिर नीचे वाला संगत कोष दाएं नीले फैल जाता है और रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है। तो उससे रुधिर कहाँ जाता है? दाएं नीले के अंदर स्थानांतरित कर देता है। यह कोष रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस के पंप कर देता है। कहां से? दाएं नीले से ये फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर चला जाता है, जहां इसको ऑक्सीजन युक्त किया जाता है। तो इसके वाल्व रुधिर को उल्टी दिशा में, यहाँ पर एक देखो,
जब ये फुफ्फुस के अंदर जाता है, दाएं नीले से रुधिर जब फेफड़ों के अंदर जाता है तो वहां पे वाल्व पाए जाते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकते हैं, जो रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकते हैं। पुनः जब रुधिर पुनः जब रुधिर ऑक्सीजनीकृत होकर फुफ्फुस के से हृदय में वापस आता है, फुफ्फुस से कहां से, फेफड़ों से, फेफड़ों से जब हृदय में वापस फेफड़ों से जब हृदय में वापस आता है तो यह रुधिर बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जिसमें किसी प्रकार का शिथिलन, जिसमें किसी प्रकार का संकुचन नहीं होता है, शिथिल रहता है। और जब ये शिथिल रहता है तो दाएं नीले का जो बायां नीले होता है वो फैलता है, वो फैलता है, तब यह संकुचित होता है। और तब ये संकुचित होता है क्या, दायां बायां आलिंद, बायां आलिंद संकुचित होता है, जिसके द्वारा फिर बाएं नीले में रुधिर को भेज दिया जाता है, ऑक्सीजनीकृत रुधिर को भेज दिया जाता है। और वहां से ऑक्सीजनीकृत रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अपनी बार जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पंपित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। देखिए बच्चों, ये है हमारे हृदय का नामांकित चित्र, जिसके अंदर बाकायदा आपको नाम सहित दर्शा रखा है कि देखिए ये हृदय होता है, ये महाधमनी है, जो महाधमनी होती है, ऊपरी शिरा, दायां आलिंद और दायां नीले। दाएं आलिंद में आपने देखा कि ऊपरी सिरे से और निचली सिरे से रक्त को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, रक्त को इकट्ठा किया जाता है। उसके पश्चात इसको कहाँ भेज दिया जाता है, रक्त को दाएं नीले में, कहाँ भेज दिया जाता है, दाएं नीले में। और दाएं नीले से रुधिर को कहाँ भेज दिया जाता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। क्यों बाएं आलिंद में, किसके लिए, यहां से रुधिर को भेज दिया था फेफड़ों में, कहाँ भेजा जाता है, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से फिर बाएं आलिंद में रुधिर, ऑक्सीजनीकृत रुधिर, फेफड़ों से कौन सा रुधिर आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनीकृत O2 युक्त, O2 युक्त रुधिर इसके अंदर प्रवेश करता है फेफड़ों से। और फेफड़ों से जब ये O2 युक्त रुधिर आता है तो इसका क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल फैल जाता है और इसके अंदर आ जाता है। फिर इसके द्वारा पूरे शरीर में रुधिर को पंप कर दिया जाता है, पूरे शरीर में रुधिर को पंप कर दिया जाता है। तो इसका मतलब इधर CO2 युक्त रुधिर होता है और इधर O2 युक्त रुधिर होता है, जिधर से इसमें इकट्ठा किया जाता है शरीर की प्रत्येक कोशिका से, और इधर शरीर की प्रत्येक कोशिका के द्वारा प्रत्येक कोशिका के अंदर रुधिर को भेज दिया जाता है। आगे देखिए बच्चों, वाल्व के कार्य, जब रुधिर दाएं आलिंद नीले से फुफ्फुस के अंदर भेजा जाता है रुधिर को, तब वाल्व होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकते हैं। हृदय का विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा, हृदय का विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा, हृदय का विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम देखते हैं कि देखिए, अगर हृदय का विभिन्न कोष्ठकों में बंटवारा नहीं होगा तो ऑक्सीजनीकृत रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड कृत रुधिर आपस में मिल जाएंगे, जिससे शरीर का टेम्परेचर संतुलित नहीं हो पाएगा। इस दृष्टि से विभिन्न जीवों में कोष्ठकों की संख्या अलग अलग होती है, जिसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। जो हृदय का दायां आलिंद दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले में जो बंटवारा किया गया है वो O2 व CO2 युक्त रुधिर को मिलने से रोकता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। अन्य जंतुओं में कोष्ठकों का उपयोग, अन्य जंतुओं में देखिए कोष्ठकों का अलग अलग उपयोग होता है।
कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं जिनमें इन प्रकार के कोष्ठकों का डिवाइडेशन जरूरी नहीं होता, उनमें कोष्ठक होते हैं, 3 कोष्ठक पाए जाते हैं, किसी में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। इन जंतुओं का तापमान सीधा पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसलिए उन्हें इस प्रकार के रक्त कोष्ठक की आवश्यकता न होकर उनका बॉडी का तापमान सीधा पर्यावरण से संबंधित होता है, बॉडी उन्हीं के अनुसार उनका तापमान होता है। जैसे देखिए आप, पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन अनेक प्रकार की क्रियाओं करने के लिए जो उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा आवश्यक होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। शरीर का तापक्रम किस पर निर्भर होता है? सीधा पर्यावरण से प्रभावित होता है। जलचर, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। जलचर, स्थलचर या विभिन्न प्रकार के सरीसृप जो होते हैं उनमें कितना होता है? 3 कोष्ठीय हृदय होता है, और ये ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं, और इनके अंदर कुछ सीमा तक, कुछ समय तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर एवं कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर मिल भी जाता है तो उसको ये सहन कर लेते हैं। इनमें 4 कोष्ठीय हृदय प्रणाली के इस तरह किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती कुछ समय तक। दूसरी ओर मछली में 2 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। यहाँ रुधिर कलोम में भेजा जाता है। सीधा कहाँ भेजा जाता है? रुधिर को कलोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है। यहाँ पे रुधिर को सीधा कलोम में भेजा जाता है और वहाँ पर ये O2 युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में, मछलियों के शरीर में एक चक्र में रुधिर सिर्फ एक बार ही हृदय से गुजरता है। रुधिर एक बार ही हृदय से गुजरता है। अब बात आती है दोहरा परिसंचरण तंत्र कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है। तो दोहरा परिसंचरण, दोहरा मतलब कि रुधिर का एक चक्कर के दौरान हृदय से 2 बार होकर गुजरना। कैसे? एक बार तो जब ऑक्सीजन युक्त रुधिर फेफड़ों से नीले में आता है, दाएं नीले में, तो वहां से वो पंपित कर दिया जाता है। फिर उसके पश्चात कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जब दाएं आलिंद में आता है और वहां से फिर दाएं नीले के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। इस प्रकार इस पूरे चक्कर के दौरान एक बार तो CO2 युक्त रुधिर और एक बार O2 युक्त रुधिर हृदय में आता है। तो इस प्रकार 2 बार रुधिर हृदय से गुजरता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हमारा हृदय रक्त को हृदय से बाहर भेजने के लिए प्रत्येक चक्कर में 2 बार पंप करता है और रक्त 2 बार हृदय में आता है। इसे ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये हृदय की संरचना देखिए आप। रक्त कोशिकाएं। अब आता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के अंदर मरम्मत का कार्य, कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य करती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं और रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। पहली WBC। W से मतलब है वाइट, वाइट का मतलब श्वेत, वाइट का मतलब श्वेत। B का मतलब ब्लड, हिंदी में मतलब रक्त,
और सी का मतलब सेल्स, मतलब कणिकाएं या कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को बोलते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये हमारे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से अगली है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी। आर का मतलब रेड, बी का मतलब ब्लड और सी का मतलब सेल्स। लाल रुधिर कोशिकाएं। प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु। इस प्रकार 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनके बारे में हम देखते हैं विस्तार से। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य ये हमारे शरीर में बाहरी तत्वों या संक्रमण से सुरक्षा करती हैं, मतलब ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः हीमोग्लोबिन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है? हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन की बनी होती हैं, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करती हैं। कौन सा रंग प्रदान करती हैं? लाल रंग। अब देखिए हीमोग्लोबिन में जो हीम नामक वर्णक होता है, क्या होता है? हीम। ये एक वर्णक है। क्या है ये? वर्णक। वर्णक का मतलब जो रंग प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? रंग प्रदान करता है। और कैसा रंग प्रदान करता है? लाल। कैसा रंग प्रदान करता है? लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन, ग्लोबिन ये क्या है? एक प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन ऑक्सीजन को रुधिर के साथ बांधने का कार्य करती है। इसमें ऑक्सीजन की बंधुता ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है ग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन के कार्य देखो, रक्त को लाल रंग प्रदान करना। पहला कार्य है रक्त को लाल रंग प्रदान करना, जो हीम वर्णक के कारण होता है। यह ऑक्सीजन से उच्च बंधुता रखता है। ऑक्सीजन के साथ तो क्या रखता है? उच्च बंधुता रखता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्लेटलेट्स का कार्य, प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर घूमती रहती हैं, तरल माध्यम के द्वारा घूमती रहती हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कभी चोट लग जाती है और रक्तस्राव होता है, तो ये प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। वहां पहुंचकर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं और रक्त को बहने से रोकती हैं। रक्त को बहने से रोकती हैं। प्लेटलेट्स के कार्य शरीर के किसी भी भाग से रक्त को रोकने के लिए प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं, रक्त को बहने से रोकती हैं। प्लाज्मा, रक्त कोशिकाओं के अलावा रक्त में एक संयोजी ऊतक मतलब जोड़ने वाला, संयोजन करने वाला। रुधिर पूरा ही एक संयोजी ऊतक है, लेकिन इस रुधिर के अंदर प्लाज्मा भी पाया जाता है, जो रक्त को कोशिकाओं के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। जो रक्त कोशिकाओं को एक तरल माध्यम प्रदान करता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये देखिए प्लाज्मा इस तरह का होता है, छोटी छोटी टेबलेट से आपको दिखाई दे रही है। प्लाज्मा का कार्य, इसमें कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं।
रक्त दाब दो प्रकार के होते हैं। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, वो दो प्रकार का होता है। पहला परकुंचन दाब। पहला परकुंचन दाब, धमनी के अंदर रुधिर का दाब जब निलय संकुचित होता है तो उसे परकुंचन दाब कहते हैं। धमनी के अंदर रुधिर का दाब जब निलय संकुचित होता है, जब निलय संकुचित होता है तब उसे परकुंचन दाब कहते हैं। जब निलय संकुचित होता है तब उसे परकुंचन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब, निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है, निलय अनुशीतलन के दौरान जब धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, आपने देखा होगा जब डॉक्टर को अपन चेक कराते हैं, बीपी नापता है, ब्लड प्रेशर। बीपी दो प्रकार के, मतलब एक हाइपर और एक लोअर, दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। सामान्य जो ब्लड प्रेशर हमारा होना चाहिए, रक्तदाब जो होना चाहिए, वो 120 mm से 80 mm पर पारा होना चाहिए। अब रक्तदाब को जो मापने का कार्य करता है, जो पट्टा एक लगाते हैं उसके द्वारा जो रक्तदाब मापते हैं, उस रक्तदाब में, उस रक्तदाब के यंत्र को मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या नाम होता है उसका? स्फेग्नोमेनोमीटर। लसिका, लसिका कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा, लसिका जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं। छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक या अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। प्लेज्मा की कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों के द्वारा, इस जो प्लेज्मा होती है उसकी कोशिकाओं की भित्ति में कुछ छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों से कौन से तत्व? प्रोटीन, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में, अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है, स्पेस होता है, उसे अंतरकोशिकीय अवकाश कहते हैं। तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। लसिका तंत्र, यह प्लाज्मा की तरह ही एक, यह प्लाज्मा की तरह ही एक उत्तक तरल तथा प्लाज्मा की तरह ही एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? रंगहीन तरल पदार्थ होता है जिसे लसिका कहते हैं। इसे तरल उत्तक भी कहते हैं, इसे तरल उत्तक भी कहते हैं। आगे देखिए आप, लसिका का बहाव शरीर में एक तरफा होता है। लसिका का बहाव शरीर में एक तरफा होता है था, नीचे से ऊपर की ओर यह है रक्त नलिकाओं में न बहकर, यह रक्त नलिकाओं में न बहकर इसका बहाव अंतरकोशिकीय अथवा अवकाश में होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश में होता है। अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब दो कोशिकाओं के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसमें ये नलिका विहीन, नलिकाओं में न बहकर इसका भाव खुला होता है, जहाँ से यह लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। इस प्रकार यह एक तंत्र का निर्माण करता है। लसिका एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं लसिका तंत्र। क्या कहते हैं इसे? लसिका तंत्र। इस तंत्र में जहाँ सभी लसिका कोशिकाएं लसिका ग्रंथि से जुड़कर एक जंक्शन का निर्माण करती हैं। लसिका ग्रंथि लसिका में उपस्थित बाह्य कारकों, लसिका ग्रंथि लसिका में उपस्थित बाह्य कारकों से संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं उनकी सफाई करता है, उनकी सफाई करता है। अंतरकोशिकीय अवकाश, दो कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, दो कोशिकाओं के बीच में। और लसिका मुख्य रूप से एक ही दिशा में प्रवाह करता है, और वो भी कहाँ? अंतरकोशिकीय अवकाश में। मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है नलिका विहीन अपना स्त्राव करते हैं, बहते हैं। लसिका का कार्य,
लसिका तंत्र या लसिका का कार्य। यह शरीर यह शरीर यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अपने शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनो सिस्टम होता है, उसको मजबूत बनाता है तथा वहन में सहायता करता है तथा परिवहन के अंदर भी ये सहायता करता है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत्र द्वारा अवशोषित वसा, पचा हुआ या क्षुद्रांत्र द्वारा जो अवशोषित वसा होती है, तो उसका वहन भी लसिका के द्वारा ही होता है। बॉडी के अंदर उसका वहन किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। तीसरा आता है बाह्य कोशिकीय। बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय अवकाश में इकट्ठित अतिरिक्त तरल को वापस रक्त तक ले जाता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में दो कोशिकाओं के बीच में जो अतिरिक्त तरल जो इकट्ठा हो जाता है, उसको भी वापस रक्त में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? रक्त में ले जाता है। लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। लसिका में जो पाए जाने वाले लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, वो किसके खिलाफ लड़ते हैं? संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज आपने मानव में परिवहन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने हृदय, रक्त, रुधिर कणिकाओं और लसिका, प्लाज्मा आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया और सरल एवं सुसज्जित जो नोट्स आपको दिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सहजता से समझ में आएंगे। अगला चैप्टर हम पौधों में परिवहन को अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।